मुगल काल में हिंदू शिक्षा का आखिर हुआ क्या? क्या उसे जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म कर दिया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार उठते हैं। तो आज हम ऐतिहासिक सबूतों की रोशनी में इस पूरी और काफी जटिल कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर बहस का मुद्दा बनता है। ये कि क्या मुगलों ने भारत के प्राचीन एजुकेशन सिस्टम को सिस्टमैटिकली यानी पूरी प्लानिंग के साथ तबाह कर दिया? ये एक बहुत बड़ा दावा है, पर क्या इतिहास भी यही कहता है? आइए सबूतों की कसौटी पर इसे परखते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले भारतीय इतिहास में शिक्षा के विनाश की सबसे मशहूर घटना को देखना होगा, और वो है नालंदा का महान विश्वविद्यालय। अक्सर इसी एक उदाहरण से पूरी कहानी को समझाने की कोशिश की जाती है। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। जब हम इन तारीखों को एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही जरूरी और अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली सच्चाई सामने आती है, और ये सच्चाई पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। नालंदा पर जो हमला हुआ वो मुगल साम्राज्य की शुरुआत से भी 300 साल से ज्यादा पहले हुआ था। 300 साल, ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम फर्क है। 13वीं सदी के इतिहासकार मिन्हाज-उस-सिराज जैसे लोग जो उस दौर में लिख रहे थे, वो इस तबाही का जिम्मेदार दिल्ली सल्तनत के शुरुआती फौजों को ठहराते हैं, मुगलों को नहीं। और सोचिए, उनके लिखे से पता चलता है कि तबाही इतनी भयानक थी कि हमलावरों को ये बताने वाला कोई जिंदा ही नहीं बचा था कि उन किताबों में आखिर है क्या। अच्छा, तो अगर मुगलों ने नालंदा को तबाह नहीं किया, तो क्या इसका मतलब ये है कि हिंदू शिक्षा पर उनका कोई असर ही नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सबूत एक सीधे हमले की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि एक इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत गहरे असर की कहानी बताते हैं। ये असर 4 मुख्य तरीकों से पड़ा। पहला, राज्य की नीतियों से। दूसरा, मंदिरों के विनाश से। तीसरा, लड़ाइयों में होने वाले नुकसान से। और चौथा, निगरानी यानी सर्विलेंस से। चलिए अब इन चारों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा असर था जमीन और टैक्स की नीतियों का। देखिए, उस दौर में बहुत सारे गुरुकुल और पाठशालाएं देवोत्तर भूमि से चलते थे। देवोत्तर मतलब वो जमीन जो मंदिरों को दान में मिली होती थी। यही उनकी कमाई का, उनके चलने का सबसे बड़ा जरिया था। अब मुगल दौर में जब जमीन से जुड़े सुधार हुए तो अक्सर इन जमीनों पर भी टैक्स लगा दिया गया। और जाहिर है, जब पैसों का सोर्स ही सूख जाएगा तो संस्थान कैसे चलेगा? उनकी तो आर्थिक कमर ही टूट गई। दूसरा कारण ये था कि कई स्कूल और पाठशालाएं असल में मंदिरों और मठों की कैंपस का ही हिस्सा होते थे। तो जब भी किसी लड़ाई में या किसी नीति के तहत कोई मंदिर तोड़ा जाता, तो उसके साथ साथ उससे जुड़े स्कूल भी अपने आप खत्म हो जाते थे। तीसरा पॉइंट है ग्रंथों का नुकसान। इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि कोई एक शाही फरमान जारी हुआ हो कि जाओ और सारे वैदिक ग्रंथ जला दो। ऐसा नहीं था, लेकिन लड़ाई और उथल-पुथल के माहौल में कई बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज जल गईं, नष्ट हो गईं, और इसके साथ ही हजारों लाखों पांडुलिपियां हमेशा हमेशा के लिए खो गईं। और आखिरी तरीका था निगरानी। जो स्थानीय कोतवाल या फौजदार होते थे, वो बड़े विद्वानों और उनकी धार्मिक सभाओं पर कड़ी नजर रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जगहें सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का केंद्र बन सकती हैं। अब जाहिर है, इस तरह की निगरानी से एक डर का माहौल तो बनता ही है, जिसमें आप खुलकर अपने विचार नहीं रख सकते। यहाँ पर एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हम अक्सर मुगल नीति की बात ऐसे करते हैं जैसे वो कोई एक ही चीज थी जो हमेशा एक जैसी रही, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हर बादशाह के साथ ये नीतियां बहुत ज्यादा बदल जाती थीं। मिसाल के तौर पर एक तरफ अकबर का दौर देखिए। उस वक्त संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हो रहा था, जैसे महाभारत का रज़्मनामा बना। अलग अलग धर्मों के विद्वानों के बीच चर्चाएं हो रही थीं। और दूसरी तरफ है औरंगजेब का दौर, जिसमें धार्मिक कट्टरता बढ़ी और सार्वजनिक गतिविधियों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण लगाया गया। ये दिखाता है कि एक ही साम्राज्य में नीतियां कितनी अलग अलग हो सकती थीं। तो इन सभी दबावों और मुश्किलों का कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? क्या हिंदू शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ढह गई, खत्म हो गई? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस व्यवस्था को नुकसान बहुत पहुंचा, ये कमजोर हुई, इसके काम में रुकावटें आईं, लेकिन इसका पूरी तरह सफाया नहीं हुआ। इसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि ये टिकी रही।
काशी, मिथिला, नादिया और दक्षिण में तंजावुर जैसे शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र इन मुश्किल हालातों में भी चलते रहे। ये ज्यादातर वो जगहें थीं जहां स्थानीय राजाओं का संरक्षण मजबूत था या जो सीधे मुगल कंट्रोल से थोड़ी दूर थीं। तो इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने पर आखिर पूरी तस्वीर क्या बनती है? देखिए, इतिहास कभी भी अच्छा और बुरा, हीरो और विलेन की सीधी साधी कहानी नहीं होता। ये टेबल पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। नालंदा का पतन एक सीधा सैन्य हमला था, एक घटना जो मुगलों के आने से सदियों पहले हुई। जबकि मुगल काल का जो असर था वो सीधा हमला नहीं, बल्कि एक धीमा अप्रत्यक्ष दबाव था जो टैक्स, निगरानी और लड़ाइयों के कोलैटरल डैमेज से बना था। एक ने केंद्र को पूरी तरह तबाह कर दिया, दूसरे ने पूरी व्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर किया। तो सबसे बड़ा सबक ये है कि इतिहास हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। मुगल काल में हिंदू शिक्षा पर जो असर पड़ा वो किसी एक बड़ी सोची समझी योजना का नतीजा कम और कई अप्रत्यक्ष सरकारी नीतियों और युद्ध के माहौल का नतीजा ज्यादा था। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हम अपने अतीत को कैसे समझें? क्या हम उन कहानियों को चुनें जो सुनने में आसान हैं, जो भावनाओं को भड़काती हैं, या फिर हम सबूतों की जटिलता का सामना करने के लिए तैयार हैं? इतिहास को मिथकों और अफवाहों से अलग करने का एक ही तरीका है, स्रोतों को पढ़ना, संदर्भ को समझना और समय रेखा का सम्मान करना।